नमस्कार, जय जोहार। कैसे हो आप लोग? आज के इस इंपॉर्टेंट ई क्लास के अंतर्गत छत्तीसगढ़ मध्यकालीन इतिहास में रायपुर के कलचुरी वंश के शासकों का इतिहास आज के टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक रायपुर के कलचुरी वंश। रायपुर शाखा के कलचुरी वंश के शासक जो है 1300 ईस्वी से लेकर 1741 ईस्वी तक शासन की। कब से कब तक रहा? 1300 ईस्वी से लेकर 1741 ईस्वी तक। इसी प्रकार से रतनपुर की हम शाखा की बात करें, जिसको हम पढ़ चुके हैं, तो रतनपुर के शासकों का जो इतिहास रहा है वो 1000 ईस्वी से लेकर के 1741 ईस्वी तक। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के शासक जो है दो शाखाओं में बंट गया था। मुख्य शाखा थी रतनपुर का कलचुरी, जिसको हमने अच्छे से अध्ययन कर लिया, और दूसरा इनका जो गौण शाखा है वो है रायपुर के कलचुरी वंश के शासक। अब इसमें देखते हैं इनका स्थापना, रायपुर शाखा की स्थापना कब से हुई है और इनका संस्थापक कौन है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग संस्थापक से। तो संस्थापक के संदर्भ में इतिहासकार, साहित्यकार के बीच में क्या है? मतभेद है, विवाद की स्थिति है। कौन है वास्तविक संस्थापक, ये कहना आज के डेट में एक मुश्किल सी सवाल हो गया है। आज भी अंगद के पैर की तरह ये बिल्कुल खड़ा और जमा हुआ है। इसके वास्तविक संस्थापक के बारे में डिक्लेयर करना एकदम संभव नहीं है। लेकिन अलग अलग इतिहासकार और साहित्य स्रोत जो है, पुरातात्विक साक्ष्य, अलग अलग मत बैठाए हैं, जिसमें एक नाम सामने आता है लक्ष्मी देव को। लक्ष्मी देव को इस वंश का संस्थापक के रूप में समीकरण बैठाने वाला मल्हार शिलालेख है। मल्हार शिलालेख की माना जाए, मल्हार शिलालेख है, कलचुरी वंश के शासकों के इतिहास के संदर्भ में जानकारी मिलता है। और इस शिलालेख को देखा जाए तो वहां पर रायपुर के कलचुरी वंश के संस्थापक किसे माना है? लक्ष्मी देव को माना है। दूसरा संस्थापक हम नाम सामने आता है केशव देव, और केशव देव को ज्यादातर इतिहासकार इसी के मत में अपना मत दिए हैं कि केशव देव जो है रायपुर के कलचुरी वंश के शासकों का इतिहास क्या है? संस्थापक है। तो इसके अंतर्गत कौन है? कनिंघम महोदय। कनिंघम जिन्होंने 1861 में आर्कियोलॉजी ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किया था, जो पूरा भारत का पुरातात्विक विभाग है, जहां से शुरुआत हुई है आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, उनकी स्थापना कनिंघम महोदय ने किया है 1861 में। तो उनका जो मत है कि रायपुर के जो कलचुरी वंश की शुरुआत होती है वो केशव देव से होती है। केशव देव इनके संस्थापक, इसके अनुसार से कनिंघम महोदय। इसी प्रकार से जो राय बहादुर हीरालाल इतिहासकार है, वह भी केशव देव को रायपुर के कलचुरी वंश के शासकों का संस्थापक मानते हैं। इसी प्रकार से एक गजेटियर है जिसको हम कहते हैं रायपुर गजेटियर, जो 1910 का है, और इसको तैयार करने वाला अंग्रेज अधिकारी नेल्सन है। नेल्सन जो है रायपुर गजेटियर को लिखने वाला है, और रायपुर गजेटियर में भी केशव देव को रायपुर के कलचुरी वंश का संस्थापक कहते हैं। समझ में आ गया? तो बीच बीच में हौ या हुकारू देते रहना भी है। हुकारू देना जरूरी है। देखिए हो, गांव में जब कथा होता है तो एक हुकरवा रहता है, जब तक वो हौ नहीं बोलता, कथा कहने वाले को कथा कहने में मजा नहीं आता। तो उसी प्रकार से आप पढ़ा रहे हैं तो रिस्पांस देना जरूरी है, और इसलिए हुकारू देते रहना है, हौ कहते रहना है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो है छत्तीसगढ़ पीएससी है हमारा। छत्तीसगढ़ पीएससी जो है रामचंद्र देव को रायपुर के कलचुरी वंश का संस्थापक मानता है, और अपने परीक्षा में उन्होंने उत्तर किसको लिया है? छत्तीसगढ़ पीएससी सीजीपीएससी का माना जाए, उनके उत्तरों को देखकर माना जाए तो रायपुर के जो कलचुरी वंश के शासकों का संस्थापक कौन है? वो रामचंद्र देव है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो हमारे सामने तीन संस्थापक आ गए। लक्ष्मी देव को संस्थापक के रूप में मल्हार शिलालेख मानता है, केशव देव को संस्थापक मानता है कनिंघम, राय बहादुर हीरालाल इतिहासकार,
और रायपुर गजेटियर 1910, इसके अनुसार से देखा जाए तो केशव देव ही रायपुर के कलचुरी वंश के संस्थापक है। और तीसरा नाम मिलता है जिसको छत्तीसगढ़ पीएससी उत्तर ले चुका है अपने अपने परीक्षाओं के माध्यम से, तो वो रामचंद्र देव है। तो इस प्रकार से 3 संस्थापक हैं, हमको याद रखना है। अब इसमें से कौन सा अवास्तविक संस्थापक है ये कहना एकदम कंफ्यूजन की स्थिति है, इसीलिए जो है इसमें सब हाथ खड़े कर दिए हैं, अपने अपने हिसाब से लिखते हैं। तो रायपुर के कलचुरी वंश के संस्थापक के बाद हम आगे बढ़ते हैं। आखिर रायपुर में कलचुरी वंश की सत्ता कैसे स्थापित हुई और कब से हुई? इतिहासकार और पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार से 14वीं शताब्दी के अंतिम दशक या अंत में रतनपुर से एक शाखा रायपुर शाखा में विभाजित हुई। इसके बारे में जानकारी रेवाराम अपने साहित्य में देते हैं। जो रतनपुर के इतिहासकार हैं जिन्होंने तारीख हय्यवंशी लिखा है, उसके अनुसार से 14वीं शताब्दी से एक शाखा जो है उठ करके रतनपुर से कहाँ स्थापित हुआ है? रायपुर शाखा में हुआ है। जब रतनपुर में जगन्नाथ का शासनकाल चल रहा था मुख्य शाखा में, तो इनके 2 पुत्र हुए। रतनपुर में किसका शासनकाल चल रहा था? जगन्नाथ। तो जगन्नाथ के 2 पुत्र हुए जिनका ज्येष्ठ पुत्र का नाम क्या है? वीर सिंह देव। दूसरा पुत्र है इनका छोटा पुत्र, उनका नाम है देव सिंह। तो ज्येष्ठ पुत्र होने की वजह से वीर सिंह देव को मुख्य शाखा रतनपुर के गद्दी पर बैठा दिया। और दूसरा जो हिस्सा है रायपुर क्षेत्र, रायपुर वंश जो इसको कहते हैं, जिसको हम कहा जाए तो शिवनाथ नदी का दक्षिणतम भाग किनको प्राप्त हुआ? देव सिंह। लेकिन देव सिंह जो है इस क्षेत्र पर आना नहीं चाहते थे, वो वहां से हटे नहीं रतनपुर से, और इन्होंने अपने वीर पुत्र जिसका नाम है सिंघन, सिंघन को इस क्षेत्र पर नियंत्रित करने के लिए भेजा। सिंघन जो है बड़ा साहसी और वीर पुत्र था। इन्होंने शिवनाथ नदी के दक्षिण भाग के 18 गढ़ों का, शिवनाथ नदी के दक्षिण भाग मतलब शिवनाथ नदी को हम क्या मानते हैं? विभाजन मानते हैं छत्तीसगढ़ के गढ़ों में। उत्तर में 18 गढ़ था और इनके दक्षिण में शिवनाथ नदी का 18 गढ़ था। तो उत्तर वाला तो रतनपुर का हिस्सा हो गया और दक्षिण वाला हिस्सा रायपुर क्षेत्र की कलचुरी क्षेत्र। इस प्रकार से सिंघन ने बड़ा वीरता के साथ छत्तीसगढ़ के जो इन 18 गढ़ों को विजित किया। इसके बाद इनके जो पुत्र है लक्ष्मी देव ही क्या किए? इस क्षेत्र पर शासन किए, जिनके बारे में मल्हार शिलालेख में मिलता है। तो इस प्रकार से जो 14वीं शताब्दी के अंतिम दशक में ही रतनपुर से एक शाखा रायपुर शाखा में बदल गया। समझ में आ गया? आगे हम बढ़ते हैं। शुरू में कलचुरी सत्ता स्थापना के बाद हम आगे देखते हैं इस वंश में कौन कौन से प्रमुख शासकों ने शासन किया। तो इसके अंतर्गत हम पहला शासक पढ़ेंगे लक्ष्मी देव। लक्ष्मी देव का जो शासन काल है वो 1300 से लेकर 1340 ईस्वी तक का है। कब से कब तक है इनका शासन काल? 1300 से 1340 ईस्वी। अब इनकी राजधानी को देखते हैं तो लक्ष्मी देव ने खल्लारी को अपना राजधानी बनाया था और यहीं से अपनी सत्ता की शुरुआत की थी। खल्लारी इनकी राजधानी थी। जानकारी की स्रोत को हम देखते हैं तो इनसे संबंधित 2 शिलालेख है। एक शिलालेख का नाम है मल्हार, और मल्हार शिलालेख इनसे संबंधित प्रमुख शिलालेख है। और इसी शिलालेख में लिखा है कि रायपुर के कलचुरी वंश के वास्तविक संस्थापक कौन है? लक्ष्मी देव है। इसीलिए कुछ इतिहासकार लक्ष्मी देव को ही रायपुर शाखा के संस्थापक मानते हैं। किसमें लिखा हुआ है? मल्हार शिलालेख में। दूसरी जानकारी का स्रोत है ब्रह्मदेव राय का खल्लारी शिलालेख। खल्लारी शिलालेख में भी इनके बारे में जानकारी मिलता है। इसके बाद इस वंश में अगला शासक आया सिंघन देव, जिनका शासनकाल 1300 से लेकर 1380 ईस्वी तक रहा। कब से कब तक रहा? 1300 से 1380 ईस्वी तक। किसका शासनकाल? सिंघन देव। ये वीर साहसी व्यक्ति था। जानते हैं इनका उपाधि, तो इन्होंने एक प्रमुख उपाधि धारण किया था जिसको कहते हैं छोणपति, और छोणपति की उपाधि धारण किया था। इसके बारे में जानकारी हमको रामटेक अभिलेख में मिलता है। कौन सा अभिलेख में? रामटेक अभिलेख। ये कहां से है भैया? रामटेकरी मंदिर, रामटेक क्षेत्र जो नागपुर क्षेत्र में है
वहां से इसके बारे में जानकारी मिलता है। छोड़पति, जानकारी की स्रोत देखते हैं तो तीन तीन शिलालेख से इनके बारे में जानकारी मिलता है। एक तो है रामटेक अभिलेख, रामटेक अभिलेख, दूसरा है रतनपुर शिलालेख, रतनपुर शिलालेख से जानकारी मिलता है, और तीसरा इनसे संबंधित जानकारी ब्रह्मदेव राय का खल्लारी शिलालेख से मिलता है। इन शिलालेखों से पता चलता है कि किस प्रकार से सिंघन देव ने शिवनाथ नदी के दक्षिण भाग में स्थित 18 गढ़ों को विजित किया। उसके विजय अभियान के बारे में भी जानकारी मिलता है। ये इस वंश का बहुत ही प्रतापी शासक था, और इनकी विजय अभियान का उल्लेख हमको किससे मिलता है? खल्लारी अभिलेख और रामटेक अभिलेख से मिलता है। इन्होंने अपने पिता के आदेश पर छत्तीसगढ़ के जो दक्षिण मतलब रतनपुर के दो दक्षिणी शाखा है जिसका नाम है शिवनाथ नदी के दक्षिणी हिस्सा, वहां के 18 गढ़ को विजित किया था। केवल यहां तक नहीं थी, इनकी साम्राज्य जो है पूरा नागपुर तक फैला हुआ था। इतना ये शक्तिशाली और प्रतापी राजा था अपने वंश के अंतर्गत। तो साम्राज्य विस्तार में हम देखें तो इसका जो विस्तार कहां तक था, तो नागपुर तक था। कहां तक था? नागपुर था। विजय अभियान में इन्होंने 18 गढ़ों को विजित किया है। इसके बारे में जानकारी बाबू रेवाराम कायस्थ अपने इतिहास की किताब है तारीख है हय्यावंशी, उसमें जानकारी देते हैं। वहां से जानकारी मिलता है कि इन्होंने विजय अभियान की डंका बजाया था। इसके बाद इस वंश में इनका पुत्र रामचंद्र देव का शासनकाल आया, और रामचंद्र देव का शासनकाल 1380 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक रहा। कब से कब तक? 1380 से 1400। राजधानी देखते हैं तो इन्होंने राजधानी किसको बनाया था? खल्लारी, खल्लारी को राजधानी बनाया है। इसके बारे में जानकारी हमको ब्रह्मदेव राय का खल्लारी अभिलेख से पता चलता है, और रायपुर अभिलेख से भी इनके बारे में जानकारी मिलता है। तो इनका दो नाम है, एक रामदेव और दूसरा नाम मिलता है खल्लारी और रायपुर अभिलेख से रामचंद्र देव, रामचंद्र देव। ये दो नाम, रामदेव एक नाम है, दूसरा है रामचंद्र देव। खल्लारी और रायपुर अभिलेख से। नगर का स्थापना इन्होंने रायपुर नगर की स्थापना किया। किसकी स्थापना किया? रायपुर नगर की स्थापना की। किसने किया? रामचंद्र देव ने। अपने पुत्र हरि ब्रह्मदेव राय, इनका जो एक पुत्र का नाम है ब्रह्मदेव राय, उसी के नाम पर इन्होंने रायपुर नगर की स्थापना की। विजय अभियान को देखते हैं तो इन्होंने नागवंशी शासक, जो उस समय इनके समकालीन शासक थे, कवर्धा क्षेत्र का जो शासक थे, फनी नागवंशी शासक मोनिंग देव, और मोनिंग देव को इन्होंने पराजित किया। किसने पराजित किया? मोनिंग देव कौन से शासक है? तो फनी नागवंश के शासक। फनी नागवंश के शासक किस क्षेत्र में शासन करते थे? कवर्धा क्षेत्र में शासन करते थे। उनके शासक किसको पराजित किया विजय अभियान के तहत? मोनिंग देव को पराजित किया। अब रामचंद्र देव के बाद इस वंश में इनका पुत्र ब्रह्मदेव राय का शासनकाल आया, जिन्होंने शासन जो है 1400 से लेकर 1420 ईस्वी तक शासन किया। अब देखते हैं इनके शासनकाल के प्रमुख क्या क्या जानकारी है। तो सबसे पहले देखते हैं इनकी राजधानी। तो इनकी दो राजधानी थी, एक है खल्लारी, चूंकि इनके पिताजी ने इसके नाम पर रायपुर नगर की स्थापना किया था, तो एक दूसरी राजधानी इसने किसको बनाया? रायपुर को। रायपुर को इन्होंने 1409 में राजधानी बनाई। किसको राजधानी बनाई? रायपुर को। रायपुर को खल्लारी के स्थान पर राजधानी बनाया। लेकिन खल्लारी अभिलेख है, उससे पता चलता है कि मुख्य राजधानी इनका कौन था? खल्लारी ही थी। 1415 की जो एक अभिलेख प्राप्त हुआ है खल्लारी से, उनसे पता चलता है कि इनकी राजधानी कौन सा है? खल्लारी ही है। जानकारी की स्रोत में हम देखते हैं तो प्रमुख जानकारी की स्रोत में इनका खुद का अभिलेख खल्लारी अभिलेख, जो इस रायपुर के कलचुरी वंश के शासकों का इतिहास जानने के लिए प्रमुख अभिलेख है। किसका है ये? ब्रह्मदेव राय का। और दूसरा है रायपुर अभिलेख। तो रायपुर अभिलेख
और खल्लारी अभिलेख से हमको ब्रह्मदेव राय के बारे में जानकारी मिलता है। प्रमुख इस ना हुआ तो इसके अंतर्गत है हटेश्वर महादेव मंदिर। हटेश्वर महादेव मंदिर। इस मंदिर का निर्माण जो है खारून नदी के तट पर हुआ है। कहाँ हुआ है? खारून नदी के तट पर हरिराज नामक किसी व्यक्ति ने 1402 ईस्वी में, इनके शासन काल में 1402 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण किया है खारून नदी के तट पर। प्रमुख स्थापत्य है इनके शासन काल का विष्णु मंदिर। विष्णु मंदिर जो है कहाँ स्थापित किया गया है? खल्लारी में, खल्लारी महासमुंद जिला, और जिसका निर्माण जो है देवपाल नामक मोची ने किया है। देवपाल नामक मोची ने इस मंदिर का निर्माण किया है 1415 ईस्वी को। खल्लारी का जो विष्णु मंदिर है ब्रह्मदेव राय के शासन काल में 1415 ईस्वी में देवपाल मोची ने किया है। तीसरा इनके अंतर्गत देखते हैं, इन्होंने एक तालाब खुदाया रायपुर में, प्रसिद्ध तालाब जिसको हम बूढ़ा तालाब कहते हैं। तो बूढ़ा तालाब को इन्होंने 1402 ईस्वी के आसपास खुदवाया है और इसकी जो प्रारंभिक खुदाई इन्होंने प्रारंभ किया था, लेकिन भुवनेश्वर देव जो केशव देव के बाद का शासक है, उन्होंने इस तालाब का सौंदर्यीकरण और चारों ओर पूरा कंक्रीट से किले का निर्माण किया। तो बूढ़ादेव की तालाब का जो मुख्य निर्माता है वो भुवनेश्वर देव को माना जाता है। इसके बाद देखते हैं इनके शासन काल में एक ग्रंथ की रचना हुआ था जिसको हम कहते हैं गुरु प्रकाश महिमा ग्रंथ। गुरु प्रकाश महिमा एक ग्रंथ का नाम है, जिसकी रचना बौनी बाबा रामदेव ने किया था। एक ग्रंथ की रचना हुई थी इसके शासन काल में, जिस ग्रंथ का नाम है गुरु प्रकाश महिमा, और इसकी रचना किए थे बौनी बाबा रामदेव ने। बूढ़ा तालाब का इन्होंने स्थापना किया है। इस तालाब के अंतर्गत हम पढ़ चुके हैं। अब आगे हम देखते हैं ब्रह्मदेव राय के बाद केशव देव। केशव देव का शासन काल जो है 1420 से 1438 ईस्वी तक माना जाता है। अब बहुत सारा जो इतिहासकार है, साहित्यकार है, केशव देव को ही अपना क्या मानते हैं? रायपुर शाखा का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। रायपुर के इसको संस्थापक मानते हैं। कौन मानता है? एक तो कनिंघम मानता है। कनिंघम ने अपने रिपोर्ट में 17 शासकों का उल्लेख किया है। कितने शासकों का उल्लेख किया है? कनिंघम ने अपने रिपोर्ट में 17 शासकों का उल्लेख किया है, जो केशव देव के बाद शासन। केशव देव मिलाकर कुल कितने शासकों का उल्लेख किया है? अपने 17। ये इस क्रम में 31वें या 34वें शासक थे। कौन? केशव देव। ये कंफर्म नहीं है, देखना पड़ेगा। कनिंघम जो है के अनुसार से कितने शासकों ने शासन किया? 17 देव, और यहीं से शुरुआत किया है कनिंघम देव। इसलिए केशव देव को कनिंघम और रायपुर गजेटियर और तुम्हारा राय बहादुर हीरालाल जो है, इसको केशव देव को ही कलचुरी वंश का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। जानकारी का अभिलेख हमारा खल्लारी अभिलेख है, जिससे इनके संदर्भ में जानकारी मिलता है। इसके बाद इनका जो पुत्र है भुवनेश्वर देव 1438 से 1463 ईस्वी में शासन किए। अब इसके निर्माण के अंतर्गत हम देखेंगे तो इन्होंने बूढ़ा देव तालाब को पूर्ण रूप से क्या किया? विकसित किया। जो बूढ़ा तालाब है, रायपुर का जो बूढ़ा तालाब है, उनको इन्होंने क्या किया? विकसित किया। चारों ओर इनको पूरा तटबंधन किए, साथ में इन यहाँ पर किले का निर्माण किया। और दूसरा निर्माण के अंतर्गत जो रायपुर का किला है, रायपुर के किला का निर्माण भुवनेश्वर देव को माना जाता है। रायपुर में जो किला बना था तब खारून नदी की तट में अभी भी अवशेष है। खारून नदी के तट पर रायपुर के किले का अवशेष है, जिसका निर्माण किसने किया है? भुवनेश्वर देव ने किए हैं। अब भुवनेश्वर देव के बाद इस वंश में अगला जो शासक आया सोमदेव। इनका कोई विशेष जानकारी हमको प्राप्त नहीं है। उसके बाद है बलदेव सिंह। बलदेव सिंह का शासन काल जो है 1663 ईस्वी से 1685 ईस्वी तक। उसके बाद मेर सिंह देव, इन्होंने तालाब खुदवाया था
रजबंधा तालाब। उसके बाद बरियार सिंह ने राजा तालाब को खुदवाया है, ऐसा माना जाता है। राजा तालाब को किसने खुदवाया है? बरियार ने। राजा तालाब रायपुर। और इसने रजबंधा तालाब को खुदवाया था मेहर सिंह। इसके बाद इस वंश का अगला शासक बना अमर सिंह देव, जिनका शासनकाल 1741 से लेकर 1753 ईस्वी तक रहा। इनके शासनकाल की जो सबसे प्रमुख घटना है वह है मराठा आक्रमण। इनके शासनकाल में जो नागपुर के भोसला शासक है, उन्होंने अपने सेनापति को बंगाल विजय के लिए भेजा था, भास्कर पंत को। और भास्कर पंत जो है 1741 में रतनपुर शाखा पर आक्रमण कर दिया। रतनपुर में कलचुरी वंश के सत्ता पर इन्होंने कब्जा कर लिया। उस समय रघुनाथ सिंह का शासनकाल था। उसके कुछ समय के बाद यहाँ पर जो मराठा शासन आ गया, कहाँ? रायपुर शाखा पर भी अपनी नियंत्रण कर लिया। 1750 में अमर सिंह जो है मराठों के अधीन आ गई और 1753 में इसे सत्ता से बेदखल कर दिया गया। 1753 में इन्हें रायपुर, पाटन और राजिम परगना दे करके इन्हें सत्ता से हटा दिया गया। बाद में इसका पुत्र शिवराज सिंह देव इनके शासनकाल के बाद अगला इस परगने का मालिक बना, रायपुर, पाटन और राजिम क्षेत्र का। फिर ये तीर्थ यात्रा पर चले गए। उनके आते तक इस क्षेत्र पर 1753 में मराठों ने अपना पूर्ण सत्ता स्थापित कर लिया। मात्र इनके जो वंशज है उन्हें एक आध दो गांव दे करके ही इन्हें संतुष्ट कर दिया गया। इस प्रकार से पूरा मराठा नियंत्रण में रायपुर शाखा आ गई और कलचुरियों की सत्ता यहां भी सदा के लिए समाप्त हो गई। तो एक बार हम फिर से देखते हैं जो कलचुरी वंश की सत्ता का स्थापना से शुरुआत से रायपुर शाखा का एक बार रिवाइज करते हैं। तो रायपुर में कलचुरी वंश की सत्ता जो स्थापित हुआ था 1300 से लेकर 1741 ईस्वी में हुई थी। और इनके संस्थापक हम देखा जाए तो 14वीं शताब्दी में स्थापना हुआ। जगन्नाथ के समय में रतनपुर शाखा का विभाजन हुई दो भागों में। वीर सिंह देव और रतनपुर क्षेत्र में शासन करने लग गया और देव सिंह को रायपुर क्षेत्र मिला। लेकिन इसका पुत्र सिंघन ने रायपुर क्षेत्र के शाखा में विजय किया, 18 गढ़ों को विजित किया। संस्थापक के बारे में हम देखेंगे तो 3 संस्थापक के बारे में जानकारी मिलता है। एक लक्ष्मी देव है, इनके बारे में जानकारी हमको मल्हार शिलालेख के में मिलता है और वही इनको संस्थापक मानते हैं। दूसरा जो है प्रमुख संस्थापक किसको माना जाता है? केशव देव। कौन मानता है? कनिंघम महोदय, राव बहादुर, हीरालाल और रायपुर गजेटियर जिसका लेखक है नेल्सन। और तीसरा संस्थापक मानते हैं रामचंद्र देव। हमारे छत्तीसगढ़ पीएससी इसको उत्तर ले चुका है जो संस्थापक के रूप में। सत्ता जो है शुरुआत हम देखेंगे तो लक्ष्मी देव से है 1300 से 1340 ईस्वी। इसके बारे में जानकारी देखते हैं तो खल्लारी इसकी राजधानी थी। मल्हार शिलालेख और खल्लारी शिलालेख इनकी जानकारी की स्रोत था। इनके बाद इस वंश का अगला शासक आया सिंघन देव, जिनका शासनकाल 1300 से 1380 ईस्वी तक रहा। उपाधि ये छोणपति का उपाधि धारण करते थे। जानकारी रामटेक अभिलेख नागपुर क्षेत्र से प्राप्त हुआ। इसके अलावा दो और इनके जानकारी का स्रोत है रतनपुर और खल्लारी, जिसमें हमको विजय अभियान के बारे में जानकारी मिलता है। इसके बाद रामचंद्र देव का शासनकाल आया 1380 से 1400 ईस्वी तक शासन किया। राजधानी थी इनकी खल्लारी। इनका दो नाम मिलता है, एक रामदेव और दूसरा है रामचंद्र देव। तो रामचंद्र देव हमको रायपुर अभिलेख से और रामचंद्र देव खल्लारी रामदेव की जानकारी खल्लारी अभिलेख से। स्थापना इन्होंने रायपुर नगर अपने पुत्र हरि ब्रह्मदेव राय के नाम पर स्थापित किया था। विजय अभियान में हम देखेंगे तो इन्होंने मोनिंग देव फनी नागवंश के शासकों को इन्होंने पराजित किया था। फनी नागवंश के शासक को उनको पराजित किया था। ब्रह्मदेव का शासन काल आया 1400 से 1420 ईस्वी तक रहा। राजधानी इन्होंने खल्लारी और रायपुर, दो राजधानी मिलता है। 1409 में इन्होंने रायपुर को अपनी राजधानी बनाया और इनकी दो राजधानी थी। प्रमुख राजधानी इनका खल्लारी है, ये खल्लारी शिलालेख से पता चलता है। इनका प्रमुख राजधानी कौन सा था ब्रह्मदेव राय का?
खल्लारी था, भले ही इन्होंने रायपुर को राजधानी बना लिया था। इनके शासनकाल की प्रमुख स्थापक में हट्टकेश्वर महादेव मंदिर खारून नदी के तट पर हरिराज नामक किसी व्यक्ति ने 1402 ईस्वी में किया था। विष्णु मंदिर खल्लारी, इनका निर्माण देवपाल मोची ने 1415 ईस्वी में किया है। ये महासमुंद जिला के अंतर्गत आता है वर्तमान में। और जानकारी की स्रोत है खल्लारी शिलालेख। बूढ़ा तालाब को इन्होंने खुदवाना प्रारंभ किया 1402 ईस्वी में। इनके शासनकाल में एक गुरु प्रकाश महिमा नामक ग्रंथ लिखा है, जिनके लेखक है बौनी प्रसाद राम देव। बूढ़ा तालाब की इन्होंने स्थापना की। इसके बाद इस वंश का अगला शासक आया केशव देव। केशव देव 1420 से लेकर 1438। कुछ लोग इसको रायपुर शाखा के संस्थापक मानते हैं, कनिंघम महोदय मानता है, राय बहादुर हीरालाल मानता है और रायपुर गजेटियर के अनुसार से यही संस्थापक है। ये लिखते हैं इनके बाद 17 कनिंघम के अनुसार से 17 शासकों का लिस्ट मिलता है जो केशव देव से प्रारंभ होता है। संस्थापक है रायपुर के, ऐसा माना जाता है। अभिलेख के हमको जानकारी मिलता है इसके बारे में, रायपुर और खल्लारी अभिलेख से जानकारी मिलता है। इसके बाद इस वंश का अगला शासक आया भुवनेश्वर देव। भुवनेश्वर देव का शासनकाल 1438 से लेकर 1463 ईस्वी तक का रहा। मुख्य कार्य है बूढ़ा तालाब इन्होंने क्या किया, विकसित किया और रायपुर का जो किला है उनके निर्माण किए। उसके बाद सोमदत्त देव का शासनकाल आया, बलदेव सिंह का शासनकाल आया 1663 ईस्वी से 1685 तक। फिर मेर सिंह देव का शासनकाल आया 1685 से 1705 में। इसने रजबंधा तालाब का निर्माण किया है। बरियार सिंह का शासनकाल आया 1705 से 1741 में। राजा तालाब का स्थापना किया रायपुर में। इसके बाद अमर सिंह देव का शासनकाल आया। इसके शासनकाल की प्रमुख घटना था मराठा आक्रमण और बाद में इसको मराठा शासकों के अंदर नियंत्रण आ गया तो रायपुर, पाटन और राजिम क्षेत्र इनको दे दिया गया। बाद में इनसे यह भी स्थान छीन लिया गया। इनके जो पुत्र है शिवराज सिंह का, ये तीर्थ पर गए थे, लौट के जब आया तो इनके राज्य पर मराठा पूरा कब्जा कर लिया था। तो इस प्रकार से कलचुरी वंश की सत्ता जो है पूरे सदा के लिए छत्तीसगढ़ में समाप्त हो जाता है। कलचुरियों के बाद मराठा साम्राज्य जो है छत्तीसगढ़ में स्थापित हो जाता है। तो आज का वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट्स बॉक्स पर लिख कर जरूर बताएं और आशा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा। तो जय हिंद, जय भारत।